अग्निपथ योजना की बात कर लेते हैं, जिसके विरोध में देश भर में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके तहत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को खास कुछ मौके दिए जाएंगे। इसके अलावा असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 10% आरक्षण भी इन्हें दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। अग्निपथ योजना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है, जिसमें ये कहा गया है कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए ये छूट 5 वर्ष होगी। आपको बता दें, पिछले 4 दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन जारी है। कई जगहों पर प्रदर्शन के नाम पर आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही है। देश भर के युवा सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो इस फैसले को तुरंत वापस लें। हालांकि सरकार युवाओं को शांत करने के लिए इस योजना में कई तरह के बदलाव कर रही है। इससे पहले भी भर्ती के लिए आयु सीमा और अर्धसैनिक बलों में वरीयता देने की बात कही गई थी, लेकिन इससे भी कोई असर नहीं हुआ। एक और युवा अग्निपथ योजना पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी अग्निपथ योजना पर विरोध के लिए तैयार है। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। अग्निपथ योजना को लेकर युवा लगातार विरोध कर रहे हैं। युवा किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं। दूसरी ओर कांग्रेस भी केंद्र सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने केंद्र पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया। आगे लिखा, मैंने कहा था कि पीएम को काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, वैसे ही माफी वीर बनकर उन्हें युवाओं की बात माननी पड़ेगी। अग्निपथ योजना को वापस लेना ही पड़ेगा। आपको बता दें, अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस का कहना है कि वो आंदोलनकारी युवाओं के साथ है। कांग्रेस नेता केशव वेणुगोपाल ने कहा है कि हम इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति के पास जाएंगे। दिल्ली में 19 जून को जंतर मंतर पर सत्याग्रह भी कांग्रेस करेगी। अग्निपथ योजना का विरोध कर रही युवाओं के समर्थन में यह सत्याग्रह होगा, जिसमें सभी सांसद CWC सदस्य शामिल होंगे। साथ ही AICC पदाधिकारी भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। देश भर में अग्निपथ योजना के विरोध में आज दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिव्यू मीटिंग की। मीटिंग खत्म हो चुकी है और इस मीटिंग में वायुसेना प्रमुख मौजूद रखे गए। मार्शल VR चौधरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार, थल सेना अध्यक्ष BS राजू इसमें मौजूद रहे। ये बड़ी खबर। और इस मीटिंग में अग्निपथ योजना को लेकर जो प्रदर्शन देश भर में हो रखे हैं, उसी पर चर्चा की गई है। अग्निपथ योजना को जल्द लागू करने पर मंथन हुआ है। आंदोलनकारियों को शांत कराने पर भी मीटिंग में चर्चा हुई है। तो एक तरफ देश भर में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में चर्चा की गई है कि किस तरह से देश भर में प्रदर्शन हो रखे हैं। रिव्यू इस मीटिंग में किया गया। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर विरोध की स्थिति है। अब रिव्यू मीटिंग खत्म हो गई है। आपको ये भी बता दें कि रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुखों के साथ ये मीटिंग की है। तो तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में मौजूद रखे गए। महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर यह बैठक हुई। महेंद्रगढ़ में अग्निपथ योजना को लेकर उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। रेलवे स्टेशन पर अगजनी की घटना हुई है। उग्र प्रदर्शन से जिले में तनाव की स्थिति है। एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि कानून व्यवस्था को बनाया जाए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त ही लगातार इसे लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर अगजनी की है। लगातार 3 से 4 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी स्थिति कंट्रोल में नहीं है। युवाओं का प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
जो आंदोलन है इतनी तेज गति पकड़ गया है कि जो आज आंदोलनकारी है, जो प्रदर्शनकारी है, उन्होंने रेलवे स्टेशन के अंदर घुसकर जो रेलवे स्टेशन का कार्यालय था वहां एक पिकअप गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और जो जनसेट है उसको भी आग के हवाले कर दिया और जो दूसरी गाड़ी है उसको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और पुलिस जो है अब उन गाड़ियों की आग जो है पानी के माध्यम से बुझा रही है और जिस प्रकार से पुलिस कंट्रोल करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत सारे आंदोलनकारी इस संख्या के अंदर पहुंच रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे जो शोरूम्स है उनके शीशे फोड़ दिए हैं और रोड के ऊपर जो आवागमन जो वाहन आ रहे हैं उस वाहन का आप देखिए किस प्रकार से एएसपी एक मिट्टी डालकर इस गाड़ियों की आग बुझा रहे हैं। जो सरकारी यंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उनको पूरी तरीके से इन युवाओं का जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का पूरा इस तरीके से एक आंदोलन तेज गति पकड़ रहा है कि कहीं आग के हवाले गाड़ियां की जा रही है तो कहीं जनसेट को आग लगाई जा रही है, कहीं आम चलते हुए राहगीरों की गाड़ियों के ऊपर भी पत्थर बरसाए जा रहे हैं, उन गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। और आज जिस प्रकार से इस आंदोलन को लेकर पूरे युवा उग्र हैं, उस देखिए किस प्रकार से पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है, बड़े मुस्तैदी के साथ काम करते हुए इन युवाओं को, बहुत सारे युवाओं को पुलिस ने पकड़ा भी है और पकड़कर अपनी वैन में बैठाकर थाने में ले जाया जा रहा है। लेकिन फिर भी चारों साइड से जो युवाओं का हुजूम है वो चारों साइड से आ रहा है और आज इसी आंदोलन की जो प्रशासन को आशंका थी उसके चलते कल शाम 5 बजे से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। हमारे साथ सिद्धांत जैन एएसपी है, वो मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे आज के आंदोलन में कितना नुकसान हो रहा है, पुलिस किस प्रकार से उसको रोक रही है। देखिए, महेंद्रगढ़ पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ में उपद्रव का सामना किया। मैं इसको बोलूंगा कि जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन पे पथराव किया गया और कुछ गाड़ियों और जनसेट को आग के हवाले किया गया, मैं नहीं मानता कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट का एक सही तरीका है। बाकी हमने अपनी पूरी बात रखने का पूरा प्रयास किया और सभी लोगों से, खासकर युवाओं से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि अपनी बात को शांतिपूर्वक रखें, जिससे आम जन को और जन संपत्ति को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। सर, जिस प्रकार से सरकारी संपत्ति के साथ साथ प्राइवेट गाड़ियां और शोरूम के शीशे भी तोड़े गए हैं, उसको लेकर पुलिस कितना कंट्रोल कर पाती है? पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अपनी जान की परवाह न करते हुए, बहुत तेज चलते हुए पत्थरों का सामना करते हुए हमने उनको पीछे की तरफ किया और राव तुलाराम चौक, रेलवे स्टेशन, सरताली मोड़ और जो मुख्य इलाके हैं सभी जगह पे पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। और आगे भी जन सामान्य से एवं युवाओं से ये तहे दिल से अपील है कि किसी तरह का उपद्रव में भाग न ले और अपनी बात को शांतिपूर्वक रखें। सिद्धांत जैन जो एएसपी थे, इनका कहना है कि पुलिस अपनी जान को जोखिम में डालकर प्रदर्शनकारियों के पत्थर को सहन करते हुए आम संपत्ति को रोकने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस आंदोलन को कितना कंट्रोल कर पाती है और आंदोलनकारी इस आंदोलन को कब खत्म करते हैं। खबरें अभी तक के लिए कैमरा पर्सन सौरभ शर्मा के साथ सुशील शर्मा, महेंद्रगढ़। एक और बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया गया है। अग्निपथ योजना और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, साथ ही साथ हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल रहे। हरियाणा के अन्य बड़े कांग्रेस नेता इस प्रदर्शन में शामिल रहे। हरियाणा कांग्रेस ने राजभवन में ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और इस दौरान पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग भी की गई। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस मौके पर मौजूद रखे गए। कांग्रेस ने राजभवन में ज्ञापन सौंपा है। तो नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। इसे लेकर ये कांग्रेस का विरोध, तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हमारे साथ हैं। अब ये रोष मार्च जो है वो शुरू हो रहा है, उनसे जानते हैं। सर, मार्च नहीं है, हमारा मार्च नहीं है। हम तो ज्ञापन देंगे। गवर्नर साहब का जो प्रोग्राम था राजभवन का, क्योंकि गवर्नर साहब है नहीं, इसी वास्ते वो हमने वो कर दिया था। वहाँ पे ज्ञापन दे के आएंगे हम। एक तो जो ईडी का जो कार्रवाई हो रही है सोनिया जी के और उनके, और दूसरा जो ये अग्निपथ तो या उसका वापस। दिल्ली से बड़ी खबर है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कुलदीप बिश्नोई से उनके आवास पर मुलाकात की है। मुलाकात में क्या बात हुई है ये तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हरियाणा राज्यसभा चुनावों में कुलदीप बिश्नोई की तरफ से
क्रॉस वोट किया गया था, फायदा इसका कार्तिकेय शर्मा को मिला था और कार्तिकेय शर्मा की तरफ से ये महत्वपूर्ण मुलाकात कुलदीप बिश्नोई से की गई है। बिल्कुल, और कार्तिकेय शर्मा जब से चुनाव जीते हैं उसके बाद से ही दिग्गजों से मिलने का उनका सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। वो दिल्ली भी पहुंचे थे, अब कुलदीप बिश्नोई से भी उन्होंने मुलाकात की। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या इस मुलाकात में खास रहा। तो ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं उस वक्त की जब उनके आवास पर मिलने पहुंचे थे कार्तिकेय शर्मा। तो ये आपको बता दें कि कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनाव में हरियाणा में उतरे थे। इस दौरान उन्हें जेजेपी का समर्थन मिला था, बीजेपी की तरफ से भी समर्थन दिया गया था और कुलदीप बिश्नोई का वोट उनकी जीत में महत्वपूर्ण माना गया था। अब कुलदीप बिश्नोई से मिले हैं कार्तिकेय शर्मा। पीएम मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पंचमहल में कालिका माता मंदिर में जाकर मंदिर का पुनर्निर्माण होने के बाद उसके उद्घाटन का काम किया है। देखिए, पीएम मोदी पंचमहल में महाकाली मंदिर पहुंचे। पीएम ने माता काली के दर्शन किए। पुनर्निर्माण कार्यों का पीएम ने उद्घाटन किया। पीएम ने पताका भी फहराया। ये पताका 500 साल बाद महाकाली मंदिर में फहराया गया है। पीएम मोदी ने इस दौरान संबोधित भी किया। तीर्थों का ये विकास केवल आस्था के विकास का विषय तक नहीं सीमित नहीं है, बल्कि हमारे तीर्थ समाज की गतिशीलता और राष्ट्रीय एकजुटता के भी एक बड़े महत्वपूर्ण जीवंत प्रतीक है। इन तीर्थों और मंदिरों में आने वाले श्रद्धालु अपने साथ कई नए अवसर भी लेकर आते हैं। किसी भी क्षेत्र में पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार भी बढ़ता है। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तीर्थों का ये विकास केवल आस्था के विषय तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे तीर्थ समाज की गतिशीलता और राष्ट्र की एकता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। न्यूज डेस्क खबरें अभी तक। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने उनके घर भी पहुंचे। आज पीएम मोदी की माता हीराबेन का 100वां जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने मां के साथ बैठकर पूजा अर्चना की, तो वहीं मां के पैर धुलाकर उनकी सेवा का लाभ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मोदी का आज 100वां जन्मदिन है। पीएम मोदी इस मौके पर उनसे मिलने के लिए अपने भाई पंकज मोदी के आवास पर पहुंचे और करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद अब वो वहां से निकल चुके हैं। जानकारी के मुताबिक इस अवसर पर वडनगर के हाटकेश्वर मंदिर में पूजा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पावागढ़ में मां काली के मंदिर में ध्वजारोहण भी करेंगे। इस मौके पर गांधीनगर में रायसन पेट्रोल पंप से 60 मीटर सड़क का नाम बदलकर पूज्य हीरा मार्ग रखा जाएगा। इससे पहले 11 मार्च को पीएम मोदी अपनी मां से अहमदाबाद में मिले थे, जब वो गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर थे। पीएम नरेंद्र मोदी कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद अपनी मां से मिले थे। इसके अलावा 18 जून को अपनी वडोदरा यात्रा के दौरान पीएम मोदी लगभग 4 लाख लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी शामिल रहेंगे। इस महीने में पीएम मोदी का ये दूसरा गुजरात का दौरा होगा। इससे पहले 10 जून को अपनी पहली यात्रा के दौरान उन्होंने नवसारी के आदिवासी क्षेत्र में 3050 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने देश में बीजेपी को छोड़ अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों को गैंग कहा है। अनिल विज ने अग्निपथ योजना पर कहा कि वो युवाओं को समझाएंगे इस पूरे मामले पर। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने देश में बीजेपी को छोड़ अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों को गैंग या कुनबा होना बताया है। उन्होंने कहा है कि देश में बीजेपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसका आम सदस्य भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। अनिल विज ने अग्निपथ योजना पर कहा कि वो युवाओं को समझाएंगे। केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर देश में मच रहे बवाल पर अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा, सरकार जो भी कार्यक्रम चलाती है उस कार्यक्रम के 2 पहलू होते हैं। कुछ उस कार्यक्रम को पसंद करते हैं और कुछ उन कार्यक्रमों को लेकर विरोध भी करते हैं। जो लोग विरोध करते हैं ऐसे लोगों को समझाने का काम उनका है। ये योजना है 4 साल के बाद वो बाहर आ जाएंगे और वो कोई भी सर्विस कर सकते हैं। ये जो 4 साल के बाद आएंगे इनको पुलिस भर्ती में प्रेफरेंस दिया करें। अनिल विज ने अन्य राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी है जबकि अन्य पार्टियां गैंग या फिर कुनबा हैं। इधर पंजाब के लुधियाना में उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने यहां पर तोड़फोड़ की है।
पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है। तो पंजाब में भी प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है। तो अग्निपथ योजना को लेकर लगातार प्रदर्शनकारियों ने अब यहां पर तोड़फोड़ करना भी शुरू कर दिया है। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। लुधियाना में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो देश के अलग अलग राज्यों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रदर्शन उग्र हो रहा है। तस्वीरें आप लुधियाना की देख रहे हैं, जहां पर पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले ये प्रदर्शन हरियाणा में देखने को मिल रहा था, बिहार में देखने को मिल रहा था, यूपी में भी लगभग इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही थी, और अब पंजाब से भी इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। लुधियाना की ये तस्वीर है, जहां पर उग्र प्रदर्शन और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और इसके साथ ही पुलिस की तरफ से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें करने का प्रयास जरूर किया गया है। खास कर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली और नोएडा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बरसात होने से मौसम सुहावना हो गया। अब इससे लोगों को भीषण गर्मी से कहीं न कहीं राहत मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन बरसात के चलते पारा लुढ़क गया और मौसम खुशगवार हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिन बरसात होने के पूरे आसार हैं। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से बरसात के चलते तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार संभावना जताई गई है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून 23 जून से 29 जून के बीच उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई इलाकों को कवर कर सकता है। आईएमडी की ओर से गुरुवार को कहा गया कि देश के सभी हिस्सों में हीट वेव का प्रभाव अब खत्म हो गया है। आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अब मध्य और पूर्वी भारत की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मानसून ने उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में एंट्री ले ली है। हालांकि पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्सों में मानसून में देरी होते दिख रही है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बंगाल में अगले 2 से 3 दिनों में बरसात होने के पूरे अनुमान लगाए गए हैं। काबुल से खबर आई है कि आतंकियों ने यहां पर एक गुरुद्वारे पर हमला बोल दिया है। अब काबुल के कर्तिपरवा इलाके में ये धमाका हुआ है। सिख संगत के गुरुद्वारे में फंसे होने की आशंका भी जताई गई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुद्वारा करते परवान पर आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकियों ने यहां कई ब्लास्ट किए। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने हमले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि काबुल के गुरुद्वारे में विस्फोट होने की सूचना मिली है। ये ब्लास्ट शनिवार तड़के हुए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि उन्होंने गुरुद्वारा करते परवान के अध्यक्ष गुरनाम सिंह से बातचीत की है। गुरनाम ने अफगानिस्तान में सिखों के लिए वैश्विक समर्थन की मांग की है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि अब तक 3 लोग गुरुद्वारे से निकल चुके हैं, जिनमें से 2 को अस्पताल भेजा गया है। गुरुद्वारे के गार्ड की गोलियों से मौत हो गई। माना जा रहा है कि 7 से 8 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन संख्या की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं काबुल हमले पर विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए लिखा, काबुल शहर में पवित्र गुरुद्वारे पर हमला हुआ है। हम हमले की खबर से बहुत चिंतित हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। भारत के खिलाफ चीन ने एक नई चाल चली है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और अमेरिका की आतंक के खिलाफ जंग पर प्रहार किया है। अब देखना होगा आतंक के खिलाफ चल रही इस जंग में चीन का जो रोड़ा अटकाया गया है उसका कितना असर रहता है। रिपोर्ट देखिए। भारत वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है और इस जंग में भारत को अमेरिका का साथ मिल रहा है, लेकिन इस लड़ाई को चीन के एक नए पैंतरे ने कमजोर कर दिया। चीन ने एक बार फिर इस लड़ाई में भारत के प्रयास के रास्ते में अड़ंगा अड़ा दिया है। दरअसल पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को प्रतिबंधित आतंकवादी सूची में डालने का प्रयास भारत की तरफ से किया गया था, लेकिन इस मांग पर चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया और भारत और अमेरिका की कोशिशों के खिलाफ जाकर सुरक्षा परिषद में टेक्निकल होल्ड का एक दाव चल दिया। इसका असर ये रहा कि आतंकी मक्की की लिस्टिंग अब 6 महीने तक चल सकती है। दरअसल चीन ने पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंधित सूची में शामिल करने के अमेरिका और भारत के दाव को उल्टा कर दिया। चीन ने संयुक्त प्रस्ताव को आखिरी क्षणों में बाधित कर दिया। अमेरिका और भारत ने सुरक्षा परिषद की अल कायदा प्रतिबंधित समिति के तहत मक्की को एक वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने की मांग की थी।
कश्मीर में पिछले 1 महीने में आतंकियों ने ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दिया है जिसने दिल दहला दिया है। एक बार फिर एक हत्या हुई है। इस बार सब इंस्पेक्टर को अपना निशाना बनाया है आतंकियों ने। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक और हत्या को अंजाम दिया है। इस बार पुलवामा में एक सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकियों ने घर में घुसकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर को आतंकियों ने निशाना बनाया, जो घर पर मौजूद थे। बताया गया कि घर से उनका अपहरण कर पास के ही खेत में ले जाकर गोली मार दी गई। जानकारी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर IRP की 23वीं बटालियन से थे और फिलहाल CTC लेथीपुरा में तैनात थे। वहीं इस घटना के पीछे किस संगठन का हाथ है, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि देर रात ये घटना हुई है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, उससे एक बार फिर टारगेट किलिंग को लेकर चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि पिछले 1 महीने में आतंकियों ने कई आम नागरिकों की ऐसे ही गोली मारकर हत्या की थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों की कोशिशों से कुछ दिनों तक ये सिलसिला थमा। लेकिन अब एक बार फिर सब इंस्पेक्टर की हत्या के बाद पुलिस और सेना के लिए चुनौती और ज्यादा बढ़ती दिख रही है। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो कुलदीप बिश्नोई ने खबरें अभी तक से खास बातचीत की है और खबरें अभी तक से खास बातचीत में कुलदीप बिश्नोई का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। आज और कल कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, ये कुलदीप बिश्नोई का कहना है। परसों कोई फैसला कर सकता हूं। अजय माकन से मेरी दोस्ती है, कुलदीप बिश्नोई ने कहा। और कांग्रेस के गलत फैसले की वजह से उनका नुकसान हुआ है। कार्यकर्ताओं के हिसाब से वो अपना अगला फैसला लेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। इधर मनोहर लाल से अच्छे संबंध उन्होंने बताए हैं, तो इसे बड़ा बयान कहा जा सकता है। अजय माकन से मेरी दोस्ती है, ये कहना है कुलदीप बिश्नोई का। आपको बता दें कि अजय माकन भी कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के प्रत्याशी थे, उनके साथ ये अच्छा संबंध बता रहे हैं। तो वहीं कुलदीप बिश्नोई की तरफ से क्या कुछ अपनी इस पूरी बातचीत में खबरें अभी तक से कहा गया है, वो आपको सुनवाते हैं। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा नजरें कुलदीप बिश्नोई पर बनी है कि आने वाले दिनों में कुलदीप बिश्नोई क्या कदम उठाते हैं। बात करने के लिए खुद कुलदीप बिश्नोई साहब हमारे साथ मौजूद है। बिश्नोई साहब, आप क्या सुनना पसंद करेंगे? आपको वरिष्ठ कांग्रेस नेता कहें, वरिष्ठ विधायक कहें, क्या पसंद सुनना फिलहाल? मुझे एक हरियाणा वासी कहें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो आपको लेकर कार्रवाई कर दी गई है, पदों से हटा दिया गया है। कितना आपके लिए दुखदायी रहा, कितनी संतुष्टि आपको हुई कि कांग्रेस ने कार्रवाई कर दी है? ये देखिए, कांग्रेस के खिलाफ और अजय माकन जी के खिलाफ वोट डालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मुश्किल घड़ी थी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि मेरी नाराज़गी थी, उस नाराज़गी की वजह से मैंने वोट कांग्रेस के खिलाफ दिया। और मेरे अपने व्यक्तिगत ताल्लुकात विनोद शर्मा परिवार से। आपने कार्तिकेय शर्मा का समर्थन तो कर दिया, कांग्रेस ने कार्रवाई कर दी। अब सबसे ज़्यादा इस बात की भी नजरें हैं कि क्या कुलदीप बिश्नोई खुद कांग्रेस छोड़ते हैं या खुद कांग्रेस उनको निकालती है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं कांग्रेस क्या करेगी उस पर चर्चा तो कांग्रेस के लोग मतलब हाईकमान ही कर सकती है। मैं तो इतना कह सकता हूँ, मेरा अगला कदम क्या होगा वो कदम मैं मेरे कार्यकर्ताओं से वर्षा मशवरा चल रहा है पिछले 8 दिन से, और 2 दिन और मैं बात करूँगा, उसके बाद खुलासा करूँगा। मतलब 2 दिन बाद खुलासा करने की संभावना है? बिल्कुल। अगर बीजेपी के नेताओं से भी लगातार संपर्क में सीएम साहब से भी आपकी बातचीत है, केंद्र में किन किन नेताओं से बातचीत हो? देखिए, नाम नहीं मैं बता सकता, लेकिन सीरियस टॉक मेरे साथ सभी पार्टी के लोगों की हुई है। और वो मेरे जहन में है कि कौन सी पार्टी में जाने से या कांग्रेस में रहने से अगले कदम क्या उठा सकता हूँ, उससे जो हरियाणा को फ़ायदा होगा या राजस्थान को जो फ़ायदा होगा वही कदम मैं उठाऊँ। हरियाणा में आप पार्टी पहले बना चुके हैं, पार्टी बनाएंगे नहीं या कोई रीजनल पार्टी के साथ तो नहीं जोड़ेंगे हरियाणा में? अभी इस पर कुछ नहीं कह सकता। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात कर लेते हैं, काफ़ी गंभीर चर्चा, लगभग माने कि बीजेपी को लेकर आप बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर है आपका। देखिए, मैं खट्टर साहब को व्यक्तिगत तौर पर पसंद करता हूं, क्योंकि विपक्ष में होने के बावजूद भी जितनी बार मन से मिला मेरे विधानसभा क्षेत्र को लेके या मेरे बेटे के लोकसभा क्षेत्र को लेके, उन्होंने बड़े दिल खोल के मेरे सारे काम किए। इस बात पर उनका मैं कायल। एक आखिरी सवाल है, जो कांग्रेस के नेता वो कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा क्यों नहीं देते? आप इस्तीफा तो नहीं देंगे पार्टी से? अगर इस्तीफा देंगे तो आपकी सदस्यता भी चली जाएगी। देखिए, चौधरी भजनलाल परिवार का भी बाई इलेक्शन डरा नहीं है, ना अभी डरता हूँ। हमने 4 बाई इलेक्शन जीते हैं और चारों विपक्ष में जीते हैं, जिसमें 1 लोकसभा है और 3 विधानसभा है, बंसीलाल जी की सरकार से लेके हुड्डा सरकार तक। तो हम बाई इलेक्शन डरते नहीं हैं। तो हमें राजनीति ना सिखाएं, हम वही करेंगे, वही कदम उठाएंगे जो हरियाणा की जनता को और मेरे कार्यकर्ताओं के हित में जो भी स्थिति होगी सामना करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। ये थे बिश्नोई साहब की तरफ से कहा गया कि 2 दिन लगातार जो कार्यकर्ता से सलाह मशवरा किया जाएगा और 2 दिन बाद कुलदीप बिश्नोई को बड़ा फैसला कर सकते हैं। आम आदमी हो कैमरा मैन के साथ अनिल मोल।
तो वहीं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की तरफ से कुलदीप बिश्नोई से दिल्ली में मुलाकात की गई है। मैं कुलदीप जी का धन्यवाद करने आया हूँ, क्योंकि मैं राज्यसभा में पहुँच चुका हूँ कुलदीप जी की मदद से, उनकी वोट की मदद से। और जैसे कुलदीप जी ने कहा, हमारे पुराने संबंध भी हैं और मैं कुलदीप जी को पर्सनली जानता भी था पहले से। हालांकि मैं राजनीति में उस वक्त नहीं था, पर फिर भी जानता था। और मैं उनका धन्यवाद करने आया हूँ कि ताकि आगे मिलकर हम काम कर सकें हरियाणा के लिए, हरियाणा के युवाओं के लिए, और अपने प्रदेश की आवाज़ रख सकें राज्यसभा में। और क्योंकि कुलदीप जी एक सीनियर नेता हैं हरियाणा के, उनका भी मार्गदर्शन लूँगा कि किस तरह से मैं हरियाणा की आवाज़ रख सकता हूँ राज्यसभा के अंदर, युवाओं की आवाज़ रख सकता हूँ। चलो इसी के साथ ही बड़ी खबर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।